नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने पढ़ते आ रहे हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश के अंदर अपने दोस्तों कुतुबी शमसों को पढ़ा था। यानी गुलाम वंश के अंदर 3 वंशों के पार्ट बने थे, तो उनको अपने धीरे धीरे पढ़ते आ रहे हैं। तो पहला पार्ट अपने पढ़ा था कुतुबी राजवंश, ठीक है, जिसका वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद दोस्तों शमसी वंश पढ़ा था, जिसका वास्तविक संस्थापक कौन बना था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को दिल्ली का भी वास्तविक संस्थापक रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अब बना है बलवन, जो इलबारी वंश की स्थापना कर रहा है, ठीक है। तो अपने बलवन के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है दोस्तों। बलवन, जिसका समयकाल 1265 से 1287 के मध्य रहा था, ठीक है। बलवन पे आज पढ़ेंगे अपने गुलाम वंश के अंदर, ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम मैं बात करूं तो बलवन को उलुग खां के नाम की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और ये उपाधि किसने दी थी? इससे पहले अपने जो पाठ पढ़ा था उसमें अपने इसको नासरुद्दीन को पढ़ा था। तो यह उपाधि किसने दी थी? नासरुद्दीन ने दी थी। किसको दी थी? बलवन को दी थी। और उपाधि का नाम क्या है? उलुग खां। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लें। और उसके बाद बता दूं मैं आपको, जिल्ली इलाहे, ठीक है, ये जिल्ली इलाहे है ना, ये उपाधि इसने स्वयं ही अपने को दी थी। और जिल्ली इलाहे को क्या बोला जाता है? इसका वास्तविक प्रमाण बताऊं तो आपको क्या कहा है, किस कारण इसने स्वयं को जिल्ली इलाहे की उपाधि दी थी। तो दोस्तों, इसको ईश्वर का प्रतिबिंब कहा जाता है, जिल्ली इलाहे को, इसलिए इसने स्वयं को ईश्वर का प्रतिबिंब कहा है, ठीक है। और बाद में इसने जो ये राज्यारोहण किया, उसके बाद इसने उपाधि कौन सी ली थी? गयासुद्दीन बलवन की। उसके साथ नियाबत ए खुदाई, ठीक है, किसने ली थी? बलवन ने ली थी। कब ली थी? जब इसने राज्यारोहण किया था, ठीक है, 1265 के अंदर। और ये दोस्तों, इसने इसकी जाति की बात करें तो ये इलबारी जाति से है, ठीक है। और यह इलबारी तुर्क था। यह क्या था? इलबारी तुर्क था। और वंशज फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफराशिया का वंशज माना जाता है इसको, ठीक है। ये जो फिरदौसी शाहनाम है ना, जिसका अफराशियाब वंशज है, उस वंश का इसको माना जाता है। किसको? गयासुद्दीन बलबन को, ठीक है। और यहीं से इसने इलबारी वंश की नींव डाली थी, ठीक है। ये दोस्तों अपने गुलाम वंश में तीसरा वंश पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश के अंदर बलवन को, जिसने इलबारी वंश की नींव डाल दी है। और थोड़ा सा इसको विस्तार पूर्वक जान लें तो इसके जो पिता थे वो इलबारी तुर्क के एक बड़े कबीले के मुखिया माने जाते थे। किसके पिता? बलवन के। गयासुद्दीन बलवन के पिता इलबारी तुर्क के एक बड़े कबीले के मुखिया माने जाते थे, ठीक है। अब दुर्भाग्यवश बलवन जब किशोरावस्था में था तो इसको मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया, ठीक है। और उससे बगदाद ले आए। कौन ले आए थे? मंगोल ले आए थे, जहाँ गुलाम के रूप में इसको ख्वाजा जमालुद्दीन बख्शी ने, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया? जमालुद्दीन इसको कहाँ ले आया था? दिल्ली ले आया था। और दिल्ली लाने के बाद उस समय दिल्ली के अंदर जो वास्तविक संस्थापक था दिल्ली का, उस समय कौन था? इल्तुतमिश का काल था। तो इल्तुतमिश ने इसको 1233 के अंदर ग्वालियर विजय के बाद इसको खरीद लिया था। और ग्वालियर से आपको थोड़ा बहुत याद आया होगा कि ग्वालियर विजय के अंदर उसने रजिया को भी वहाँ का शासक बनाया था इल्तुतमिश ने। और उसी विजय के अनुरूप इसका जो ये बलवन था ना, बलवन काफ़ी मतलब होशियार था, काफ़ी समझदार था, काफ़ी सूझबूझ था। उसकी जैसे इसने ग्वालियर पर विजय की, इल्तुतमिश ने दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था, तो विजय के अनुरूप ही इसको भी एक समान इसको विजय किया। किसको? बलवनी को। क्यों विजय माना इसको? क्योंकि ये काफ़ी समझदार था दोस्तों। मतलब इसको अपने अधीन करना भी एक विजय के रूप में माना गया था, ठीक है। तो 1233 में ग्वालियर की विजय के बाद इसको खरीदा था।
और दोस्तों उस समय वो 40 दल चल ही रहा था, इल्तुतमिश के काल में अपने पढ़ा था। तो उस 40 दल का इसको शासक नियुक्त किया था। किसको? बलवन को, गयासुद्दीन बलवन को। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और अब वर्तमान में इसकी, उस समय के वर्तमान में आप बात करेंगे 1266 के काल की। तो 1266 में ये गद्दी पर बैठा। दोस्तों जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो काफ़ी इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा था भी ये छल कपटी था, ये समझदार भी था, काफ़ी सूझबूझ का भी विद्वान था। तो काफ़ी प्रकार के विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए थे। उसी विद्वानों के अंदर बर्नी ने लिखा, बर्नी इतिहासकार था, उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि बलवन समय कहता था, जब भी मैं किसी नीच कुल के उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ उसे मारने के लिए मेरी तलवार पर चला जाता है। दोस्तों इस लाइन को आप समझ तो गए होंगे कि वो क्या कहना चाहता था अपने बारे में, अपनी दुर्दशा के बारे में, कि मैं भी एक कुलीन वंश का था, लेकिन मुझे नीच कैटेगरी में दर्शाया गया और मुझे आगे से आगे बेचा गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जो दुर्दशा थी तो वो किसी और की भी हो। इस कारण उसने इस पंक्तियों में स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि मैं जब भी किसी को देखता था, किसी नीच कुल के अंदर देखता था और वो नीच कुल में उत्पन्न होता था, तो मेरी आंखें में अंगारे फूटने लगते थे। यानी मुझे इतना गुस्सा, इतना क्रोध आता था कि मैं उसे मारने के लिए बाधित हो जाता था। ये उसकी सोच थी कि नीच कैटेगरी से जो उत्पन्न हुए व्यक्ति है उसका काफ़ी मतलब दुर्दशा, मतलब कमज़ोर बताई गई है। इस कारण उसको इसी बात से गुस्सा आता था। किसको आता था? बलवन को आता था। और इसी दुर्दशा को लिखने के इतिहासकार किन्होंने बताया है? बर्नी ने बताया है। उन्होंने अपनी पंक्तियों में बताया है कि बलवन अपने जीवनी के अंदर ये कुछ मानता था। ठीक है। इस प्रकार बलवन एकमात्र सुल्तान था जिसने राजतव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये देखो दोस्तों, राजतव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और राजतव के सिद्धांत क्या थे वो भी आगे पढ़ते हैं अपने। इसने राजतव को नियाबते एक खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिले इलवारी, यानी मैंने पहले बता दिया था जिले इलवारी किसे बताया गया? इसने ईश्वर का प्रतिबिंब। और राजतव को नियाबते का खुदाई, यानी नियाबते खुदाई किसको बताया? ईश्वर द्वारा प्रदत्त, मतलब ईश्वर द्वारा प्रदान की गई। ठीक है, ये उपाधि। और जिले इलवारी ईश्वर की प्रतिबिंब या ईश्वर की छाया। ठीक है, ऐसे कुछ इसने राजतव अपने राज्यकाल में स्थापित किए थे, राजकाल में स्थापित किए थे। किसने किए थे? बलवन ने। एक और दोस्तों, बलवन ने मद्यपान का भी निषेध किया। ये सबसे बड़ा इसका अच्छा कार्य था। ठीक है, मद्यपान को निषेध किया था। अब बलवन की बात करें तो दोस्तों, बलवन ने फारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव, ये देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर ही लेना। ये फारसी नववर्ष था ना उसके समयकाल में, जब इसको मनाने की इसने शुरुआत की थी, तो उसी के अंदर इसने कुछ, मैं आपको बताता हूँ आगे। तो ये पूरी लाइन पढ़ते हैं अपने। बलवन ने फारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव यानी नौरोज को भारत में प्रारंभ किया था। ठीक है, ये तो इसने प्रारंभ कर ही दिया नौरोज को वार्षिक उत्सव के रूप में। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ भी देखो दोस्तों इसने कुछ और भी किए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तथा सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में फारसी परंपरा, अब देखो दोस्तों, इसने खुद की शोभा बढ़ाने के लिए, यानी एक सुल्तान के रूप में जो उपाधि हासिल किए हुए शासक था उसकी शोभा बढ़ाने के लिए इसने एक परंपरा स्टार्ट की, शुरू की, जिसको सजदा के नाम से जाना जाता था। ये भी आप
इसको बार बार पढ़ लेना, याद कर लेना। ये सजदा काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाए गया प्रश्न है कि सजदा किसे कहा जाता है, सजदा किसके काल में स्थापित किया हुआ एक फारसी परंपरा थी, तो उसके बारे में आज अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो सजदा का अर्थ है दोस्तों घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। ठीक है, ये सर्वप्रथम परंपरा किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने की थी। और दूसरा था पाबोश। पाबोश का अर्थ आपको बताता हूँ दोस्तों, पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रथाएं किसने स्टार्ट की थी अपने समय काल के अंदर? तो बलबन ने की थी, गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट की थी इन दो परंपराओं को। इसको फारसी परंपरा के नाम से जाना जाता है, सजदा और पाबोस। ठीक है, ये अपने सत्ता को एक अलग ही रूप देने के लिए इन्होंने ये परंपराएं को शुरू किया था दोस्तों। क्योंकि ये जब इल्तुतमिश के समय काल में सारा कुछ ये देखता आ रहा है कि कौन सी प्रथा कैसे चल रही है, कौन सी सत्ता कैसे चल रही है, सभी का इसने संक्षिप्त विवरण अपने जीवन के अंदर उतारा। ठीक है, कौन सो इसने मतलब इसको अच्छा लगा, कौन सा इसको बुरा लगा, वो सभी इन्होंने अपने शासक अवस्था के अंदर दुरुस्त किया। ठीक है, जो इसको अच्छा लगा वो इसने किया। ठीक है, और अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने 40 दल नायब का पद एकदम समाप्त कर दिया, पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब दोस्तों ये जो 40 दल चलता आ रहा है किसके काल से? इल्तुतमिश के काल से। इसने क्या किया? इसको भी पूर्णतः समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया? क्योंकि 40 दल के अंदर जो सत्ता संभाले हुए थे ना, वो भी बीच में कहीं ना कहीं धोखाधड़ी करते थे। और जैसे कि बलबन ने खुद ही धोखाधड़ी की थी इन शासक व्यवस्थाओं के अंदर। ठीक है, तो इसको भी पता था कि मेरे खिलाफ भी कुछ ना कुछ साजिश रची जा सकती है, इस कारण इसने इस 40 दल को समाप्ति कर दिया। ठीक है, और समय को राज्य की परिस्थितियों से परिचित रखने के लिए गुप्तचर प्रणाली प्रारंभ की। अब देखो दोस्तों, ये जो 40 दल का पद था ना, दल नायब का, इसको तो इसने बंद करवा दिया, लेकिन गुप्तचर प्रणाली स्टार्ट कर दी थी। और गुप्तचर प्रणाली का अर्थ है कि राज्य की परिस्थितियों से परिचित रखने के लिए, यानी राज्य के अंदर क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके बारे में इसने एक गुप्तचर प्रणाली स्टार्ट की है। ठीक है, अन्य राज्यों के बारे में भी जानकारी लेता था। और जो गुप्तचर होते थे ना, उनको ये क्या कहता था, किसकी उपाधि देता था? बरीद की उपाधि देता था। गुप्तचरों को ये बरीद कहा करता था। कौन कहा करता था? बलबन कहा करता था। ठीक है, और अपने विरोधियों से निपटने के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई। रक्त और लोहे की नीति क्यों अपनाई? क्योंकि जब ये 40 दल का सत्ता को संभाले हुआ था बलबन, किनके काल में? इल्तुतमिश के काल में। उस समय इन्होंने काफ़ी शासकों के बारे में देख लिया था कि कौन किसके बारे में किस तरह चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसने दिल्ली के सल्तनत खतरा बनने, मंगोलों का सामना करने के लिए भी बलबन ने शक्तिशाली केंद्रीयकृत सेना संगठित की थी दोस्तों। इस प्रयोजन से उसने सैन्य विभाग यानी दीवान ए अर्ज का पुनर्गठन किया था। ठीक है, इसको हटा के और दीवान अर्ज का पुनर्गठन किया था। ठीक है, और विरोधियों एवं लुटेरों से निपटने के लिए भी बलबन ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। उसने अंतर्गत लुटेरों का दूर तक पीछा कर उनकी हत्या कर दी जाती थी। ये कुछ इसने बलबन ने अपने समय काल में लागू किया था, दीवान ए अर्ज। ठीक है, और बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर समय को खलीफा का सहायक बताया है। सहायक कहा है, किसने कहा है? बलबन ने कहा है। और ये गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद है ना, उसकी दीवारों पर इसने उत्कीर्ण करवा दिया है कि मैं खलीफा का सहायक हूँ, मैं खुद खलीफा से हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ इसने उस मस्जिद पर, उसकी दीवारों पर उत्कीर्ण करवाया है। ठीक है, और बंदायूं के आसपास राजपूत गढ़ों को नष्ट कर दिया। ठीक है, और 1286 में तो इसकी राम राम सत्य हो गया।
1286 में इसकी मृत्यु होगी। किसकी होगी थी? बलवन की होगी थी। और बर्नी एक बार फिर लिखता है कि 1286 में बलवन की मृत्यु से दुखी मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैरों दारुन अमन, जो एक कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहाँ तक वो नंगे पैर तक उसको लेके गए थे और अपने सिरों पर धूल मिट्टी फेंकने लगे थे। मतलब अपने मस्तिष्क पे धूल मिट्टी फेंकने लगे थे। इतना उन्होंने ऐसा दुख व्यक्त किया था मलिकों ने। और उन्हें 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया। ठीक है। और वो भूमि पर हमेशा सोते रहे 40 दिन तक। तो इतने दुख के व्याकुलता के कारण बलवन को काफ़ी यादगारी उनके मलिकों द्वारा वहाँ दर्शाई गई है, जहाँ बर्नी ने लिखा है इनके बारे में। तो इसी के साथ ये बलवन का वीडियो पूर्णतः समाप्त होता है। आगामी वीडियो भी मैं अपलोड करने जा रहा हूँ गुलाम वंश के अंदर। उसके लिए आप अपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को एक बार क्लिक कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका वीडियो पहुँच जाए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।